स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको एक जो सरकार के द्वारा मामूली परीक्षा कहकर उनको हर हाल में एक परीक्षा से गुजरना है जिसका नाम है सक्षमता। उसी सक्षमता में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। यानी कि जब तक सक्षमता परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती है, यानी कि इसका जो बवाल है वबा जो है ये, तब तक इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यानी कि 20 प्रश्नों का एक गुच्छा हम लेकर के आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो चलिए 20 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मार्च, बी है 25 अप्रैल, सी है 22 मार्च और डी है 31 जुलाई। तो इसका ऑप्शन होगा 22 मार्च। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है भूमि के अंदर जल के रिसाव को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर जो है वो जल के रिसाव को क्या कहते हैं? जल स्राव, भर्जन, अंतःस्यंदन और जल संचयन, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो है वो भूमि के अंदर के जो जल रिसाव होता है उसे हम कहते हैं अंतःस्यंदन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि अभयारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए आरक्षित है? कहता है कि पश्चिमी चंपारण जिला में एक अभयारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि अभयारण्य। वो किस जानवर के संरक्षण के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन 4 है यानी कि डी है बाघ। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइगर। यानी कि टाइगर के लिए जो है वो वाल्मीकि अभयारण्य जो है वो टाइगर के लिए के संरक्षण के लिए आरक्षित है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिट्टी के किस परत पर ह्यूमस पाया जाता है ना? मिट्टी के किस परत पर ह्यूमस पाया जाता है? ऑप्शन ए है निचली परत, ऑप्शन बी है मध्य, ऊपरी और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा यानी कि मिट्टी के किस परत पर ह्यूमस पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो है वो ह्यूमस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कहता है वन से क्या लाभ है? यानी कि जो वन होते हैं उनसे हम इंसानों को क्या लाभ है? इसमें ऑप्शन ए है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है, भू अपरदन को रोकता है यानी कि भूमि के कटाव को रोकता है, बाढ़ से रक्षा करता है, ये सभी यानी कि उपयुक्त ऊपर वाले जो तीनों है वो सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ये सभी है। यानी कि वन जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, भू अपरदन को भी रोकता है और बाढ़ से भी सुरक्षा करता है, यानी कि वन के फायदे हैं। उसके बाद है सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से बनते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम नगण्य आँखों से नहीं देख सकते हैं उनके लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उस तरह की जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्रिया जो है मृत पादपों पर जब उनकी क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है? उनकी क्रिया से, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों जैसे पेड़ पौधों के पत्तियाँ हों, है ना, घास फूस जो मृत हो जाते हैं उनके ऊपर जब सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया किया जाता है तो उस क्रिया से बनने वाले जो पदार्थ हैं वो हैं 6 का पहला ऑप्शन है ए में वसा, प्रोटीन, शर्करा और ह्यूमस। यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से बनते हैं ह्यूमस। यानी कि जब भी घास फूस जो रखे होते हैं ज़मीन पे और उसमें जब सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया किया जाता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो हो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है, यानी कि
और ज़मीन की अपेक्षा जो है वहाँ पर पैदा जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि ह्यूमस जो है वो बढ़ा देता है। उसके बाद कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस को उत्सर्जित करते हैं। यानी कि पौधे जब हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सूरज की रोशनी होना आवश्यक है, यानी कि सूरज की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संभव हो पाती है। तो उसमें कहता है कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस को उत्सर्जित करते हैं, यानी विमुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें है नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और HCl। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस को विमुक्त करते हैं, यानी कि O2 ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद कहता है जल की 3 अवस्थाएं हैं। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, ये सभी। यानी कि जल को जब हम फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं बर्फ़ के रूप में, तो वो ठोस हो जाता है। जो चापाकल से जो जल निकलता है वो द्रव के रूप में होता है, और अगर इसे हम गर्म कर देते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है। यानी कि जल जो है वो 3 रूपों में रह सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ऑप्शन डी सभी। यानी कि जल जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। कहता है कि मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर जोड़ी की बात करता हो, कितने जोड़ी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। 3 जोड़ी ग्रंथि, नहीं कि 6 ग्रंथियाँ पाई जाती है। लेकिन अगर कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती है तब यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, लेकिन संभवतः ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन जोड़ी में ही पूछता है। तो मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, 3 तरह के, यानी कि 3 जोड़ी ग्रंथि जो है वो मनुष्य के शरीर मुँह में पाया जाता है। उसके बाद है 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अमाशय के आंतरिक भाग में होता है। ऑप्शन ए है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी कहता है ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमाशय के आंतरिक भाग में जो होता है वो होता है श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, देखिए यहाँ पर कहता है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यकृत है, बड़ी आंत, रेटिना। तो रेटिना जो है वो आँख में पाया जाता है, ये आँखों का इसका फंक्शन है। यानी कि मानव शरीर में जो ग्रंथि की बात करता हो तो यहाँ पे आँख बंद करके मारिए बी, यानी यकृत जो है, लिवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। कहता है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। मुंह से, पैर से, कोशिकाओं से। यानी कि अमीबा में जो भोजन करने की जो प्रक्रिया होता है मुंह से नहीं होता है, पैर से भी नहीं होता है और कोशिकाओं से नहीं, यानी कि उनमें झिल्ली नुमा एक पाया जाता है उसके अंदर, उसको पादाब कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, यानी कि अमीबा जो है वो पादाब से अपना भोजन ग्रहण करता है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, पादाब से, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है पित्तरस यानी कि बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है। अग्नाशय से, छोटी आंत से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका ऑप्शन ए है अग्नाशय, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं, यकृत, यानी इसका ऑप्शन सी
सही आंसर होगा, यानी कि यकृत से जो है वो बाइल जूस स्रावित होता है। कहता है दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांतों के ऊपर एक परत होता है जो बहुत ही कठोर परत होता है, जो दांतों के ऊपर सुरक्षा बनाए रखते हैं, यानी इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। दांतों के ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। एनामेल बोलते हैं, ऊपरी परत बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, और ये सभी यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो कृंतक जो है वो दांत का नाम होता है। ऊपरी परत तो बोल ही रहा है यहाँ पर प्रश्न में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी कि दांतों के ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। बहुत ही उसके बाद है कहता है कुतरने में सहायता करने वाले दंत हैं, यानी कुतरने में सहायता करने वाले दांत को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कृंतक बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 16वें प्रश्न की ओर। तो कहता है लार जो है वो मंड को किस में बदल देता है। लार यानी कि मुंह का लार जो है वो स्टार्च को किस में, मंड को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च को किस चीज़ में बदल देता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा शर्करा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज में बदल देता है। यानी कि लार जो है मंड को, यानी कि स्टार्च को अगर लार में आप मिलाइएगा तो उसको ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यानी लार जो है मंड को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि पाचन की क्रिया का ये सवाल है। फिर कहता है कि प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, यानी कि न्यूनतम तापमान से उच्चतम तापमान जो रीडिंग होता है प्रयोगशालाई थर्मामीटर में, उसमें कितना इसका रेंज होता है, यानी कि परिसर होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहता है कि प्रयोगशाला में जितने भी थर्मामीटर उपयोग होते हैं उसका जो पठन होता है वो -10 डिग्री से -10 डिग्री से 110 डिग्री तक का होता है, यानी कि -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक का इसका रीडिंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है ऊष्मा का चालक पदार्थ है, यानी कि ऊष्मा का चालक है वो कौन कौन है। लोहा, तांबा, एल्युमिनिया और ये सभी, यानी कि ऊष्मा का चालक कहने का मतलब है कि जब आप धातु को एक सिरे पर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा का जो संचरण है यानी कि आगे बढ़ना शुरू होता है, यानी कि ऊष्मा का चालक पदार्थ है। अतः ये सभी हो जाएंगे, यानी कि लोहा भी ऊष्मा का चालक है, तांबा भी है, एल्युमिनिया भी है, यानी कि ये सभी इसका ऑप्शन डी है जो वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है 19वें प्रश्न की ओर। जल को गर्म करने में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि जो पानी जो गर्म होता है, जब एक जगह आप गर्म करते हैं तो पानी जैसे ही गर्म होता है तो गर्म पानी जो है ऊपर उठता है और उसके स्थान को ग्रहण करने के लिए ठंडा पानी उसके स्थान को ग्रहण करता है, यानी कि ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है जब तक पूरा पानी गर्म न हो जाए। तो कहता है कि जल को गर्म करने में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। गर्म पानी जो है वो ऊपर उठता है और ठंडा पानी उसके स्थान को ग्रहण करता है, यानी कि इस तरह से एक साइकिल चलता है, यानी कि उस ऊष्मा के स्थानांतरण होने की उस विधि को क्या कहते हैं। कहता है जारन, ऑप्शन ए है जारन, भर्जन और चलन, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो उस विधि को हम संवहन कहते हैं, यानी कि जल को गर्म करने में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम संवहन कहते हैं। उसके बाद है अंतिम प्रश्न है वो है तापमान जानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तापमान जानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है सिस्मोग्राफ जो है वो रिक्टर स्केल पे होता है, इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोमीटर जो है वो तूफान को मापता है। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन बी है वो सही होगा, यानी कि थर्मामीटर जो है वो ताप को मापने के काम में आता है। यानी तो 20 प्रश्न का हमारे पास ये गुच्छा था। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को और भी साथियों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।